हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NIBF। मेरा नाम स्वपन चक्रवर्ती है और आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी आपने सुना होगा, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना, मतलब एंटी, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन सुना होगा। उसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ना। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। लॉन्ड्री आपने सुना है। अब लॉन्ड्री में क्या काम होता है? गंदे कपड़ों को धोकर साफ सुथरा किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ ये हुआ कि जो मनी गंदा है, डर्टी है, उसको धोकर साफ सुथरा किया जाए। अब मनी गंदा कौन सा होता है? जो मनी में धूल वगैरह लगा हो वो नहीं। गंदा मनी का मतलब यह है कि जिसका उपार्जन, जिसका आय ऐसे स्रोत से हुआ हो जो लीगल नहीं है, दैट मीन्स इलीगल मनी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी जनरेट कैसे होता है ये हम देख लें। देखिए, ब्लैक मनी जनरेट होता है स्मगलिंग से, ड्रग या विमेन या चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग, मतलब उनको पकड़कर दूसरी जगह भेज देना। गन रनिंग, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह रनिंग करते हैं, और बेसिकली ये होता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, या किसी शहर में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है वो है। और सबसे आसान चीज जो ब्लैक मनी ओरिजिनेशन का है वो है रिश्वत, ब्राइब। तो इन सब चीजों से जिस मनी का उत्पादन होता है, अर्निंग होता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। अब ये जो काम है, जैसे स्मगलिंग है, गन रनिंग है, ब्राइबरी है, ये सब एक्टिविटी होता है कैश में। ये तो कार्ड से पेमेंट कर नहीं सकते आप। तो कैश में जब होता है और ये एक्टिविटी बहुत बहुत होता है तो कैश बहुत ज्यादा एक्युमुलेट होता है। अब इतने ज्यादा जब कैश एक्युमुलेट हो जाता है तो इन लोगों के लिए, ये क्रिमिनल्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इसका कैश का करूं क्या? अब कैश लेकर घूमना भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। आप कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग बैंक के माध्यम का ही सहारा लेते हैं इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। अब कैसे करते हैं ये हम आगे जाके देख लेते हैं। तो यहां तक सब क्लियर है? ठीक। अब मनी लॉन्ड्रिंग जब करते हैं, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ऐसा होता है भी, या तो गलत कागज पत्र देकर बैंक में एक बेनामी अकाउंट खोल लें। आपने ये भी सुना होगा कि कई लोगों के ऐसे हैं कि नौकर चाकर वगैरह वगैरह, उनके खाते में भी पैसे जमा हो जाते हैं जबकि पैसे उनके नहीं हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ, ये जो क्रिमिनल्स हैं वो शेल कंपनी खोल लें। अब शेल कंपनी क्या होता है? शेल मतलब खोखा, जिसके बाहर बाहर एक आवरण दिखता है, खोखा दिखता है पर अंदर कुछ नहीं है। मतलब ये शेल कंपनीज जो है असल में ये कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ नाम के वास्ते वो कंपनी किया हुआ है। अब ये जो शेल कंपनीज हैं या बेनामी खाते हैं, इनमें वो पैसे ब्लैक मनी छोटे छोटे टुकड़ों में जमा होता है, क्योंकि बड़ा एक साथ अगर जमा कर देंगे तो शंका हो जाएगा बैंक वालों को, भाई इतना पैसा कहां से आया, क्या सोर्स है, वो पूछ भी सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में इन शेल कंपनीज या बेनामी अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं? जैसे कोई फॉरेन कंट्री में और शेल कंपनीज के अकाउंट खोल देते हैं, और ये सब नकली कागज पत्र से, जैसे इनवॉइस है, बिल है, ये सब चीजों से दिखाते हैं कि यहां इस देश में जो शेल कंपनी है वो दूसरे देश के शेल कंपनी के साथ कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, और उसके लिए पेमेंट इस देश से दूसरे देश को जाता है। अब ये दूसरे देश कौन से होते हैं? ये दूसरे देश वो देश होते हैं जहां इनकम टैक्स के नियम में कोई ज्यादा सख्ती नहीं है। यानी कि उनका तो यह है कि भाई हमारे देश में पैसा आ रहा है, दे आर हैप्पी। सो वहां पर उन कंपनीज के अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं।
अब वहां पर जब जाते हैं वो दिखाते हैं उस पैसे से कि वो कोई लोन देने का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, और जब पैसा वो वापस आता है वो दिखाते हैं कि ये मनी लेजिटिमेट हो गया है, लीगल सोर्स से पैदा हुआ है। यानी कि अब देखिए ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें 3 स्टेप हैं। पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में देश में जमा करना, यानी कि जिसको कहते हैं प्लेसमेंट। उसके बाद दूसरे बैंकों के अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखा के ताकि उनको ट्रैक नहीं कर सके, इसको कहते हैं लेयरिंग। अब लेयरिंग जब हो जाता है तब जो पेमेंट वापस आता है, जैसे दिखता है कि ये लीगल सोर्स से आ रहा है, तब उनको इकट्ठा करके इस मनी को या तो वापस देश में भेज दिया जाता है या फिर लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते हैं, जैसे जमीन है, मकान है, यॉट्स हैं, हवाई जहाज हैं, अपने लिए वो सब एंजॉयमेंट के सामान खरीदते हैं। तो ये है तरीका मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये दुनिया के सब देशों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको रोकने के क्या उपाय किए जाएं? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या किया गया? 1989 में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, FATF, दैट मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसमें दुनिया के जो देश हैं उनके गवर्नमेंट उसके मेंबर्स हैं। आज के 2016 तक अभी इस FATF के मेंबर्स हैं 37 देश। इस FATF ने 40 रिकमेंडेशंस दिए हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। ये जो 40 रिकमेंडेशंस हैं ये उन्होंने क्या किया, अपने जो मेंबर देश हैं उनको भेज दिया गया। और किसको भेजा? उन देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनको भेजा गया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा गया उन देशों के। सेंट्रल बैंक मतलब जो मेन बैंक है, जैसे हमारे भारत के लिए सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक दायित्व बढ़ गया कि इसको रोकने के लिए FATF के रिकमेंडेशन के अनुसार क्या किया कि एक FIU तैयार किया, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये प्रत्येक मेंबर देश को इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन करना है। भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, इंडिया मतलब IND, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका गठन किया गया। ये FIU IND जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। और एक काम क्या किया गया? 2002 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में इस एक्ट को लागू किया गया। इस एक्ट के मुताबिक क्या करना है? इस एक्ट के मुताबिक FIU IND का गठन करना है, जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर चुकी है। एक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर किसी को गुनहगार पाया गया तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकता है। और एक चीज है, इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU किस तरह से काम करेगी उसके स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने उस रिकमेंडेशंस में लिखा हुआ है। और एक बहुत जरूरी बात है कि जो उस देश की सेंट्रल बैंक है, जैसे RBI हमारे लिए है, वो कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे होगी, किसको होगी, किस तरह होगी, रिकॉर्ड कैसे रखना है, कितने साल के लिए रखना है, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी कि ऐसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर शक होता हो रिपोर्ट करना है कौन से। और इसके बाद साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए RBI ने भी गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे KYC फ्रेमवर्क, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक बीमारी है तो KYC उस बीमारी से लड़ने की दवा है। और PMLA यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसके
मुताबिक रिपोर्टिंग किसको करना है, कब करना है और कौन से रिपोर्टिंग करना है, ये मान के चलना आरबीआई के इसने को गाइडलाइंस दिए हैं। तो हमने ये देखा आज कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई है इंटरनेशनली एज वेल एज हमारे भारत में, और उसके लिए केवाईसी गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। तो यानी कि अब आगे हम केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में एक दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। आई होप whatever we have discussed today is amply clear to you. So thank you very much for your patient listening. We meet you soon. Thank you.